शुरू करते हैं इकोनॉमिक क्लास, जहाँ पर हमारा टॉपिक कल चल रहा था VRR के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे, वहीं से शुरू करेंगे फिर से। VRR आप लोगों ने लिखा का है, बस उसको रिकॉल करना, ठीक है, जिससे कि क्लास को उसमें ऐसा ना लगे कि टॉपिक 20 से शुरू आए, ऐसा लगे एकदम। मात्रात्मक मौद्रिक नीति के अंतर्गत हम उपकरण की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें पहला हमने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को समझने की कोशिश की, उसके प्रभाव को जाना था। आज हम वही एक दूसरा उपकरण है मौद्रिक नीति के तहत मात्रात्मक मौद्रिक नीति का, उसमें हमने कल पढ़ा VRR, जिसके अंतर्गत दो चीजें आती है, दो हथियार हैं उनके, एक होगा CRR और एक होगा अपना SLR। फिर से आपको समझना है अच्छे से। इसको समझने के लिए मैं आपको इसके पूर्व दो चीज आपको बताऊंगा जो इसमें यूज हो, ठीक है। पहली चीज अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक क्या होती है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक क्या होती है। दूसरा हम देखेंगे इसमें एक बार फिर NDTL क्या होता है। कल भी मैंने इसकी चर्चा की थी, आज फिर से और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा NDTL वाकई में होता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक क्या होता है। जब हम RBI का इतिहास पढ़ रहे थे, तो इतिहास में जब RBI का गठन हुआ था, वो एक्ट था RBI एक्ट 1934। सभी जानते हैं RBI एक्ट 1934 पारित हुआ। इसकी अनुसूची नंबर 2, अनुसूची क्रमांक 2, इसमें कुछ बैंकों के नाम लिखे गए हैं। अनुसूची क्रमांक 2 में कुछ बैंकों के नाम लिखे गए हैं। उन्हीं बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के तहत रखा जाता है। RBI एक्ट की अनुसूची RBI एक्ट 1934 की अनुसूची क्रमांक 2 में शामिल सभी बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। ऐसी बैंकें RBI के दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। ऐसी बैंकें RBI के दिशा निर्देशों का पालन करती हैं। क्लियर है? ये होगी अपना अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। सिर्फ आपको इतना सा नोट करके रखिएगा। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक वह होती है जो RBI एक्ट 1934 के अनुसूची क्रमांक 2 में शामिल हो, जो RBI के दिशा निर्देश का पालन करती है। अब हम समझने का प्रयास करते हैं NDTL क्या होता है, ठीक है। NDTL को देखते हैं, फिर हम SLR CRR को एक तरीके में समझना जाएगा, ठीक है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की जो चर्चा की है आगे फिर आएगी, आगे और अच्छे से जाना। ये हमारा बैंक में आपको पता ही है, इसमें जमा होती है। कौन सी जमा? बचत जमा। उसके बदले बैंक क्या चुकाता है? ब्याज भी देता है, अपन जमा करते हैं उसके बदले ब्याज लौटाता है। दूसरा क्या है? बैंक लोन भी देता है, कंपनी को लोन देता है, उसके बदले बैंक उनसे ब्याज प्राप्त करता है। क्लियर रखना, बचत जमा करता है और ब्याज प्रदान करता है। साथ ही बैंक अब जरूरतमंद लोगों को लोन प्रदान कर रहा है और उनसे ब्याज प्राप्त कर रहा है। तो ये बताइए, ब्याज तो बैंक के पास आ रहा है, बैंक इसका मतलब पैसा बना रहा है, इससे साख सृजन कर रहा है, तो ये उसकी क्या बन जाएगी? परिसंपत्ति, जिसको इंग्लिश में असेट्स बोलते हैं। 4 बजे अभी 3:30 बजे खा लेंगे, ठीक है। आवाज है उधर से नोट कर लेना, ठीक है, लोन प्रदान करके जो ब्याज कमाता है बैंक,
उस ब्याज को उसकी परिसंपत्ति बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में असेट्स बोला जाता है, असेट्स। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, बचत जमा कर रहे हैं, और सरकारी बचत भी हो सकती है, घरेलू बचत भी हो सकती है, और निगम बचत भी हो सकती है। बचत हमने पूरा चैप्टर पढ़ा पूंजी निर्माण में, लास्ट चैप्टर में। ये बैंक ब्याज प्रदान कर रही, इसका मतलब बैंक को पैसा देना पड़ रहा है अतिरिक्त। पैसा अगर 100 जमा कर रहे हैं तो 100 के बदले जितना ब्याज आएगा उसको अधिक देना पड़ेगा। तो अपने जमा के साथ साथ उसको ब्याज भी चुकाना, मतलब ये बैंक की क्या है, बैंक की देनदारी। देनदारी मतलब उसकी देयता। ये बैंक की क्या है, देयता। इसी को हम किस नाम से जानते हैं इंग्लिश में, लायबिलिटी। लायबिलिटी, देयता को क्या कहते हैं इंग्लिश में, लायबिलिटी, जो बैंक की देयता। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके साथ एक चीज समझ, जो बैंक जमा स्वीकार कर रही है, तो ये जमा दो टाइप की होती है। कितने टाइप की, जमा दो टाइप। पूरा इन डिटेल आपको क्लियर हो जाएगा, देखिए। एक होता है मांग जमा, एक होता है मांग जमा, वही दूसरा होता है सावधि जमा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट, डीडी, डिमांड डिपॉजिट। और सावधि जमा को बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। क्लियर हो। दोनों में क्या मूल अंतर है वो देख समझने का प्रयास करें। मांग जमा, जब बैंक में हम जमा करने जाते हैं पैसा, जब बैंक जमा स्वीकार करता है तो हमसे पूछता है कि आपको पैसा कब चाहिए, कभी भी चाहिए, तो हम कहेंगे कि जब मर्जी हो तब मैं पैसा निकालूं। इसका मतलब वो बैंक आपकी कहाँ जमा कर रहा है, मांग जमा में पैसा स्वीकार कर रहा है। मांग जमा में जमा हुए पैसे को कभी भी निकाला जा सकता है, आवश्यकता पड़ने पर कभी भी निकाला जा सकता है। यदि आपने उसका सावधि जमा किया उसको, तो आपको बताना पड़ेगा कि मैं 2 साल बाद, 3 साल बाद, कितनी समय अवधि के बाद, 15 साल बाद उस पैसे को निकालोगे। मतलब सावधि जमा एक फिक्स डिपॉजिट होता है। क्या होता है ये, एक प्रकार का फिक्स डिपॉजिट। क्या होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट, यह निश्चित अवधि के बाद ही इसको हम आहरण कर सकते हैं, मतलब इसको निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ ना। अब मांग जमा, अगर किसी ने मांग जमा किया, मांग के आधार पर जमा किया, तो उसके लिए जो बैंक ब्याज चुकाएगी तो उसको हम कह देंगे कि मांग उसकी देयता है, मांग पर उसकी देयता है, मांग देयता। इसके लिए जो ब्याज चुका रही है, क्योंकि बोला था अपन ने ब्याज चुकाएंगे तो उसको देयता बोलेंगे। तो किस प्रकार का ब्याज दे रही है, मांग जमा के ऊपर ब्याज दे रही है, तो उसको मांग देयता, जिसको इंग्लिश में कहेंगे डिमांड लायबिलिटी, दिया लिख देंगे। ऐसे सावधि जमा की अगर बात करें तो ये सावधि देयता हो जाएगी। सावधि मतलब एक फिक्स डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट के लिए जो बैंक ब्याज देती है, उसको हम कह देंगे सावधि देयता, इसको इंग्लिश में कहेंगे हम टाइम लायबिलिटी। क्लियर है ना। बैंक जमा स्वीकार कर रही है, उनसे दो टाइप की, उसके लिए बैंकों को दो प्रकार की लायबिलिटी देनी हो रही है, एक मांग देयता और सावधि देयता। इस प्रकार से हम कहेंगे ये दोनों प्रकार की देयता को अगर जोड़ दिया जाए तो ये बैंक की क्या हो जाएगी, कुल देयता। कुल देयता हो जाएगी बैंक की कुल देयता। क्लियर है? इसका इसमें बता देता हूं। कुल देयता बैंक की हो जाएगी। इसका मतलब कुल को हम सकल रूप से जानते हैं, सकल भी लिख सकते हैं कि ये सकल देयता है। क्या है, सकल देयता। सकल देयता लिख सकते हैं इसको। सकल देयता को ही हम यह भी तो कह सकते हैं, थोड़ा मैं ये वाला रस करूंगा, फिर इसको लिखेंगे थोड़ा समझेंगे। कुल देयता या सकल देयता, कौन कौन सी देयता है, मांग देयता और सावधि देयता। तो दोनों को नाम के साथ में बोल सकता हूँ उसको कि सकल मांग एवं सावधि देयता, ये भी बोल सकता हूँ, दोनों का ही हो गया। हम इसको कहेंगे सकल मांग एवं सावधि
देयता कह सकते हैं पूरा। शॉर्ट फॉर्म अगर देखें, ग्रॉस डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, GDTL बन गया ये हमारा। क्या बन गया ये हमारा? GDTL। और अच्छी स्पष्टता हो जाएगी आपकी इसमें। कल आपने देखा तो कल से और अच्छा आपको इसमें धार आ गई आपको इसमें पढ़ने में और समझने की प्रक्रिया। अब ये बन गया हमारा GDTL। तो ये कुल देयता हो गई। अब मुझे बताइए कि अगर कुल देयता को भी हम जोड़ लेंगे, इसमें से आपने जो ब्याज प्राप्त हो रहा है, बैंक की जो परिसंपत्तियां हैं, उसको इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा शुद्ध देयता आ जाएगी। वो शुद्ध देयता, क्योंकि कुछ तो कमा रहे हैं, बैंक कुछ कमा रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, तो कमाने और देने में दोनों का मूल अंतर निकाल लेंगे तो शुद्ध जाएगा कि शुद्ध इतना दे रहे हैं कि शुद्ध इतना कमा रहे हैं, वो तो पता चल जाएगा कम से कम। तो हम क्या करेंगे, नेट डिमांड एवं टाइम लायबिलिटी, जो यही समझना था हमें क्या है। नेट मतलब होता है निवल, आप इसका फुल फॉर्म लिखिए, निवल मांग एवं सावधि देयता। निवल, नेट मतलब निवल, शुद्ध, शुद्ध या उसी को निवल कहेंगे। मांग एवं सावधि देयता, ये निकालना हमें कैसे निकलेगा। तो जीडीटीएल में से हम परिसंपत्ति जो बैंक ब्याज प्राप्त करना है तो ऐसे लिख लीजिए, तो बैंक बैंक द्वारा प्राप्त ब्याज, बैंक द्वारा प्राप्त ब्याज, या इसी को हम कह देंगे इंटर बैंक असेट। इंटर बैंक असेट का मतलब है, इसके पूर्व की क्लासों में आपने कॉल मनी जैसा शब्द सुना था, कॉल मनी बाजार, जिसमें एक बैंक दूसरे बैंक को 24 घंटे के लिए लोन देती है। तो उसी के रूप में हमने उससे फिर ब्याज भी प्राप्त करती है। एक नाइट के लिए ओवर नाइट लोन होता है वो, उसके लिए ब्याज भी प्राप्त करती है। तो बैंक से प्राप्त किया तो हम ओवरऑल उसको कह दिया। कोई कंपनियां लेती, बड़ी बड़ी कंपनियां लोन लेती है, या कोई बैंक अगर लोन ले रही है अन्य बैंक से, तो उसको हमने कर दिया इंटर बैंक असेट, अंतर बैंक परिसंपत्ति। उसको यदि हम GDTL में से माइनस कर देंगे तो हमारा शुद्ध निवल मांग सावधि देयता, मांग एवं सावधि देयता। ये तो इकोनॉमी की लैंग्वेज में इसको समझे हमने NDTL क्या होता है। इसको मैं सारा शब्दों में बता दूंगा आपको कि ये क्या होता है। देयता परिसंपत्ति के बीच का अंतर NDTL कहलाता है। सारा शब्दों में आप समझो तो देयता और परिसंपत्ति के बीच का ये अंतर का साइन होता है। ये बीच का अंतर ही आपका NDTL होता है। कितना अच्छा होगा, कितना सारा शब्द हमने समझा है। और उसकी कुल देयता ही उसका GDTL होता है। तो कुल देयता GDTL, दोनों का अंतर NDTL। समझ में आ गया होगा? नोट डाउन कर लिया इसको पूरा। इसको मैं रख सकता हूँ अपने मैथ टॉपिक में आते हैं सीधा। अब देखना, ये चीज मैं यही बात पूछता हूँ, क्या सभी बैंकों की देयता एक जैसी रहेगी, एक समान रहेगी, अलग अलग रहेगी? जब ये अलग अलग रहेगी तो उसकी परिसंपत्तियां भी तो अलग अलग हो सकती है। जब दोनों अलग अलग है तो क्या NDTL अलग नहीं होगा? सभी का जैसा होगा, सभी का NDTL अलग अलग। और ये ध्यान रखना, NDTL प्रतिदिन के हिसाब से देखा जाता है, ना कि महीने के हिसाब से, एक साल के हिसाब से। सुबह बैंक 10 बजे ओपन, 9 बजे ओपन कब होती है? 10 बजे ओपन होती है, 5 शाम को 5 साढ़े 4 बजे ओपन होती है। तो उस दौरान उसने कितना जमा स्वीकार किया, उस दौरान उसने कितना लोन दिया है, दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो उस एक दिन का NDTL निकाला जाता है। हर दिन का NDTL निकाला जाता है। तो हर बैंक का NDTL अलग अलग हो सकता है। ठीक है सुनल, ये क्लियर हुआ इतना? हर दिन का NDTL अलग अलग होगा सभी बैंकों का। एक हो जाए तो वो तो संयोग की बात है, एक जैसा जाए, लेकिन नॉर्मली अलग अलग होगा। टॉपिक पर आते हैं जो हमने लिखा था, VRR, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल, वेरिएबल रिजर्व रेशियो।
हिंदी में बोलते हैं परिवर्तनीय, परिवर्तित, परिवर्तित आरक्षित अनुपात। परिवर्तित आरक्षित अनुपात, इसको मैं दो भागों में बताता हूँ, सी आर आर, दूसरा एस एल आर। ये हमारा दूसरा उपकरण था मात्रात्मक मौलिक नीति के अंतर्गत वी आर। अब देखिए वेरिएबल परिवर्तनीय एनडीटीएल सभी का अलग अलग बदलता रहता है दैनिक रूप से, कभी क्या आ रहा है कभी क्या आ रहा है हो सकता है, तो ये परिवर्तित है, उसमें से हमें कुछ आरक्षित रखना है, कुछ पैसा रिजर्व रखना है। तो ये परिवर्तित आरक्षित उसी का अनुपात बताता है वेरिएबल रिजर्व रेशियो। ये एनडीटीएल का परिवर्तित रूप है जो हमें बताता है यह किया गया बैंकों द्वारा आरबीआई के पास या बैंकों के स्वयं के पास किया गया आरक्षित, वही उसका अनुपात। आप डेफिनेशन लिखिए वीआरआर की, उसमें आपको क्लियर की जाएगी, फिर इन दोनों का अंतर देखिए। तो वीआरआर की डेफिनेशन साइड में नीचे 5 लाइन छोड़कर आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। वीआरआर आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार इसकी डेफिनेशन है। आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, कहा था मैंने ये शब्द आएगा अपना देखिए, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपने कुल एनडीटीएल का, यहाँ पे एनडीटीएल जैसे बोला तो आप समझ जाओगे कि एनडीटीएल क्या है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपने कुल एनडीटीएल का, अपने कुल एनडीटीएल का कुछ अंश, अपने एनडीटीएल का कुछ अंश आरक्षित कोष में, आरक्षित कोष में सुरक्षित रखना होता है। एनडीटीएल का कुछ अंश एनडीटीएल का कुछ अंश आरक्षित, आरक्षित कोष में सुरक्षित रखना होता है, और यह राशि, यह आरक्षित की गई राशि, इसी की बात कर रहे हैं, और यह कुछ अंश जो आरक्षित की जा रही है, यह आरक्षित राशि प्रतिदिन के हिसाब से परिवर्तित होती रहती है। यह आरक्षित की गई राशि दैनिक रूप से या प्रतिदिन परिवर्तित होती है। इसे ही हम VRR के नाम से जानते हैं, VRR के नाम से जानते हैं। आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपनी एनडीटीएल का कुछ अंश रिजर्व कोष में संरक्षित रखती है, जो कि यह परिवर्तित होता रहता है। इसे ही हम VRR के नाम से जानते हैं। ठीक है, लिखिए होगा आपने। अब आते हैं CRR और SRR। 4 पॉइंट में इसका दोनों का मूल अंतर समझ लेंगे। हम 4 पॉइंट लिखेंगे, दोनों में अंतर भी स्पष्ट हो जाएगा, और दोनों की क्या क्या मेन अवधारणा है, दोनों की क्या क्या मेन विशेषता है, वो तीनों पॉइंट में दोनों की क्लियर होगा। तो पहला पॉइंट लिखिए CRR जो है, पहले तो इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, अगर लिखा तो कोई बात नहीं, फिर भी आप समझ लीजिए। CR का फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो। क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। मैं लिखता हूँ कैश रिजर्व रेशियो को हिंदी में नकद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो।
इसको हिंदी में लिख लेते हैं नगद आरक्षित अनुपात। ऐसे ऐसे लाख का फुल फॉर्म भी लिख लीजिए। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हिंदी में लिखिएगा। इसका सांविधिक तरलता सांविधिक तरलता अनुपात दोनों का फुल फॉर्म है। अब CRR पहला पॉइंट इसमें लिखना आप CRR RBI के पास जमा करना होता है। RBI के पास जमा करना होगा। ये कितना परसेंट होगा? ये NDTL का कुछ अंश। क्या था हमने पहला पॉइंट? ये CRR जो है ये RBI के पास हमें जमा करना होता है, जो NDTL का कुछ अंश होता है। NDTL आपको स्पष्ट क्या होता है तो समझ आ जाएगा। NDTL जितनी बैंक कमाई करती है अपनी राशि, क्योंकि यदि कभी NDTL अगर नेगेटिव हुआ ना तो उसको CRR जमा करना ही नहीं होगा, फिर उसको बैंक को दिवालिया माना जाएगा। दिवालिया ना हो जाए तो फिर RBI उसकी सुरक्षा भी करेगा, क्योंकि पहले तो किया हुआ उसने NDTL का कुछ अंश जमा। तो फिर ये NDTL इसीलिए जमा करवा, ये CRR इसीलिए जमा करवाते हैं कि कठिन परिस्थितियों में जब बैंक का घाटा नुकसान हो रहा है, बैंक दिवालिया होने की कगार पे है, तब RBI उसकी रक्षा कर सकेगा, इसीलिए पैसा पहले रखवा लेता हूँ। भाई SLR में ये पॉइंट अगर तुलना करके अध्ययन करो तो SLR RBI के पास नहीं जाएगा। SLR स्वयं बैंकों को, कौन से बैंक है? अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, स्वयं अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपने ही पास जमा करना होता है। ये RBI में जमा नहीं होगा, ये स्वयं बैंक अपने पास जमा करेगी। किसका होगा? ये भी NDTL का कुछ अंश। NDTL का कुछ अंश SLR के रूप में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने पास जमा करती है। यहाँ तक ये RBI के पास जमा करने वाली बैंक है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की है। दूसरा पॉइंट आप लिख लीजिए, वही पॉइंट लिख लीजिए। ये CRR और SLR वाणिज्यिक बैंक ही जमा करती है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ही जमा करती है। इसमें भी सेम यही पॉइंट, पहला इसका ये दूसरा, तो सेम यही पॉइंट लिखिएगा यहाँ पे, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ही जमा करती है। तीसरा पॉइंट आप लिखना, मैं ऊपर मिटाऊंगा, ऊपर लिखूंगा इसका। पहला आपको मिटाऊंगा, दूसरा भी मिटाऊंगा। तीसरा पॉइंट ये किस रूप में जमा करेंगे? कल मैंने तो पूरे सुधार लेना, किस रूप में जमा करेंगे? क्वेश्चन क्या है? किस रूप में जमा, किस रूप में जमा करेंगे? सेम यहाँ भी वही रहेगा, कोई भी
किस रूप में करेगी? सिर्फ कैश के रूप में। मैंने कल सरकारी प्रतिभूति भी लिखा दिया था, उसको हटा दीजिएगा। सिर्फ सीआरआर कैश के रूप में होता है, कैश के रूप में, कैश के रूप में आरबीआई के पास जमा करना होता है। वहीं एसएलआर की बात करें तो इसके 3 रूप होते हैं, 3 रूप, या तो कैश में, या गोल्ड में, या सरकारी प्रतिभूति। सरकारी प्रतिभूति की डेफिनेशन लिखवा दूंगा आगे में। सरकारी प्रतिभूति क्या होती है, किस रूप में जमा होता है सीआरआर? किस रूप में जमा होता है? कैश के रूप में। और एसएलआर बैंक अपने पास ही या तो कैश के रूप में या गोल्ड के रूप में सरकारी प्रतिभूति के रूप में जमा करते हैं। चौथा और दोनों के बीच अंतर करने वाला आखिरी पॉइंट, चौथा पॉइंट है, आरबीआई इसमें कोई ब्याज नहीं, बैंकों को ब्याज नहीं दिया जाता है, ब्याज नहीं दिया जाता। सेम इसमें भी चौथा पॉइंट यही होगा, चौथा पॉइंट का भी यही कि ब्याज नहीं मिलता। सीआरआर जमा करना पड़ता है, आप स्वयं के पास जमा कर रहे हैं तो उसमें भी कोई ब्याज नहीं मिलेगा। सीआरआर भी अगर जमा कर रहे हैं आरबीआई के पास तो उसमें भी कोई ब्याज नहीं मिलेगा। लेकिन एसएलआर में यदि गोल्ड रखा जाएगा तो ये लिख लीजिएगा, इसका सिर्फ इसका मेन चौथा पॉइंट है। एसएलआर 5वां पॉइंट लिखना कि एसएलआर रखने से लाभ प्राप्त हो सकता है, हो सकता है, और फाइनली हो सकता है, लाभ प्राप्त हो सकता है। बताता हूँ कैसे लाभ प्राप्त होगा। एसएलआर रखने से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को लाभ प्राप्त हो सकता है। कैसे प्राप्त होता है लाभ? कैसे प्राप्त होता है? गोल्ड देखिए, हर दिन इसकी कीमत क्या होती है? बढ़ती जाती है। हमेशा आपने सुना होगा गोल्ड की कीमत बढ़ती है, लेकिन वर्तमान में अब मांग कम हो गई तो कुछ विशेष परिस्थिति आने से इसके दाम कम हो रहे हैं गोल्ड के, नहीं तो नॉर्मली गोल्ड के दाम बढ़ते ही हैं। यदि बैंक ने आज हमारा एनडीटीएल माना कि कुछ बनाए, उसमें से कुछ अंश इसने गोल्ड के रूप में रख दिया, तो उसने गोल्ड के रूप में रखा है, लेकिन खुदा न खास्ता कभी इसका दाम बढ़ जाएगा तो बैंक ने जो एनडीटीएल रखा था वो इसको बेचकर अपना पैसा भी तो बना सकती है अतिरिक्त, क्योंकि एनडीटीएल का तो जितना पैसा होगा उतना ये रहने दे देंगे, बाकी गोल्ड का वो ऋण के रूप में बांट देगी। अगर ऋण के रूप में बांटा तो उसको ब्याज मिल जाएगा, लेकिन हम इसमें ये शब्द नहीं लिखेंगे कि ब्याज मिलता है, क्योंकि वो तो उसके अंश को लोन के रूप में देकर ब्याज कमा रहा है। तो हम ये कहेंगे सिर्फ लाभ हो सकता है एसएलआर रखने से। गोल्ड के रूप में यदि एसएलआर रखा है उसे लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि कीमतें बढ़ने से वह एनडीटीएल का जो अंश था वो अंश अधिक हो जाएगा, तो उसको जितना अंश रखा था उतना ही रखेगा, अधिक का उससे अधिक का वो लोन के रूप में प्रदान कर देगा, इससे उसको लाभ होगा। मैं आपको प्रतिभूति की डेफिनेशन बताऊंगा। प्रतिभूति सीआरआर को दिया है, इसके प्रभाव बताऊंगा। पहले प्रतिभूति लिखिएगा, फिर एसएलआर और सीआरआर के प्रभाव। प्रतिभूति क्या होता है? एक दस्तावेज है, ये दस्तावेज है जिसके माध्यम से धन की उगाही की जाती है। प्रतिभूति एक दस्तावेज है जिसके माध्यम से धन की उगाही की जा सकती है। यह एक दस्तावेज है जिसके माध्यम से धन की उगाही की जा सकती है, प्रतिभूति कहलाती है। ऐसा दस्तावेज जिसके माध्यम से धन की उगाही की जा सकती है, प्रतिभूति कहलाती है। ठीक है, धन की उगाही ये एक प्रकार का एक कागज है, ये दस्तावेज मतलब एक कागज है, सरकारी कागज भी हो सकता है। तो ये 2 प्रकार का होता है,
या तो सरकारी हो सकता है, सरकार ने अगर जारी किया इसको तो सरकारी प्रतिभूति, ठीक है। सरकार ने जारी किया सरकारी प्रतिभूति, यदि सरकार ने नहीं जारी किया है, किसी प्राइवेट संस्था ने जारी किया तो उसको गैर सरकारी प्रतिभूति कह सकते हैं। गैर सरकारी प्रतिभूति, सिक्योरिटी पत्र होता है, सुरक्षा पत्र, सिक्योरिटी पत्र, ठीक है। इसके माध्यम से अब इसको समझिए अपन, जैसे कि इसके बाद में OMO, शायद आज या कल पढ़ाऊंगा, OMOs होता है, OMO जो चौथा है उसका अपना, चौथा क्या तीसरा दूसरे के रूप में तो पढ़ रहे हैं VRR। तो प्रतिभूति आपको समझ में आ गया होगा कि इसके माध्यम से धन की उगाही की जा सकती है, वैसे दस्तावेज को प्रतिभूति कहते हैं। जैसे कि कोई कंपनी खोलता है, उसने 100 करोड़ रुपए लगा दिए, यदि आप इसके उत्पादन को बढ़ाना चाह रहे हैं, इसको पैसे की आवश्यकता है, तो ये क्या बोलेगा कि फलानी हम वस्तु का उत्पादन करते हैं जिसकी मांग में ज़्यादा से ज़्यादा जरूरत है, यदि आप इसमें कुछ पैसा लगा दोगे, क्या लगाओगे, पूंजी लगाओगे, जिससे हम आपको क्या दे देंगे, शेयर दे देंगे, इस कंपनी का शेयर दे देंगे, उससे पूंजी प्राप्त कर देंगे। अब शेयर क्या है, एक प्रकार की प्रतिभूति है, प्रतिभूति का ही एक रूप है शेयर, जिसके माध्यम से बाजार से पूंजी की उगाही की जा सकती है। फिर ये क्या करेगा, उससे उत्पादन बढ़ाएगा, जो उत्पादन बढ़ाएगा, जो लाभ प्राप्त होगा, तो लाभ जितना शेयर इसने खरीदा है उसके हिसाब से उसको प्राप्त हो जाएगा। ये पूंजी तो मिलेगी जितनी पूंजी इसने यहाँ लगाई, पर उस शेयर का लाभ ये बाजार में जिसने इसको ग्रहण किया है, जिसने उसको प्राप्त किया शेयर को, वो आगे उसको विक्रय करेगा, तो उससे वो लाभ और सुनिश्चित कर पाएगा। वेतन की उगाही के लिए ही प्रतिभूति का माध्यम से उपयोग किया था, विनिमय का माध्यम, ठीक है। अब लाभ और उसके प्रभाव देख लेते हैं, CRR SLR के प्रभाव सिंपल है, आपको ऐसे क्लियर हो जाएगा। ये हो गया हमारा CRR कहाँ रहता है, बैंक में। एक मिनट आप मान लीजिए, यदि CRR RBI ने बढ़ा दिया कि आप अधिक जमा करोगे हमारे पास पैसा, यदि CRR बढ़ेगा तो बैंक के पास पूंजी की मात्रा, बैंक के पास पूंजी की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पूंजी की मात्रा कम हो जाएगी, पूंजी की मात्रा कम होने से यह लोन कम प्रदान करेगा, लोन प्रदान कम करेगा, जिससे दो चीजों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। एक तो उद्योग क्षेत्र में, और एक अपना घरेलू क्षेत्र में। उद्योग क्षेत्र में निवेश क्या होगा, गिरेगा, निवेश हतोत्साहित होगा। घरेलू क्षेत्र में पूंजी की मात्रा, पूंजी कम होगी, निवेश कम होने से उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होने से रोजगार कम होगा, रोजगार की कम प्राप्ति होगी, क्योंकि उत्पादन के लिए अधिक से अधिक कर्मचारी की जरूरत पड़ती है बढ़ाने के लिए। यहाँ तो उत्पादन ही गिर रहा, तो कर्मचारी को बाहर निकाला जाएगा, रोजगार कम होगा। रोजगार कम होने से, पूंजी कम होने से घरेलू क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम आपकी गिरेगी, प्रति व्यक्ति आय गिरेगी। उद्योग क्षेत्र में उत्पादन रोजगार कम होने से और प्रति व्यक्ति आय कम होने से GDP आपकी कम हो जाएगी, संबंधित देश की GDP कम हो जाएगी। साथ ही पूंजी की मात्रा यदि कम होगी, पर कैपिटा इनकम होगी, तो क्रय शक्ति क्षमता भी कम हो जाएगी। क्रय शक्ति क्षमता गिर जाने से लोगों के पास पैसा नहीं है, तो मुद्रास्फीति कंट्रोल में हो जाएगी, मुद्रास्फीति नियंत्रित। यदि ये और अधिक बढ़ाया जाएगा, CRR यदि और अधिक बढ़ाया गया है, फिर क्या होगा, बैंक के पास और पूंजी कम होगी, लोन और प्रदान होगा, क्रय शक्ति क्षमता कम हो जाएगी, करने लगे थे मुद्रास्फीति को नियंत्रित, आ गई मंदी। तो इसका नकारात्मक प्रभाव क्या है, CRR के बढ़ने का नकारात्मक प्रभाव अगर देखा जाए तो एक तो GDP कम हो रहा है, और दूसरा मंदी जैसी स्थिति भी आ सकती है। लेकिन इसका सकारात्मक प्रभाव क्या है, इससे मुद्रास्फीति नियंत्रित होती है।
तो आप नीचे लिखिएगा पॉइंट के रूप में कि CRR बढ़ने का सकारात्मक प्रभाव मुद्रास्फीति पर नियंत्रण है। CRR के बढ़ने का सकारात्मक प्रभाव मुद्रास्फीति पर नियंत्रण से है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, CRR के बढ़ने का नकारात्मक प्रभाव CRR के बढ़ने का नकारात्मक प्रभाव CRR के बढ़ने का नकारात्मक प्रभाव GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इसको बताऊंगा। अगर ये समझ नहीं आ रहा तो सीधा लिखिए, आर्थिक विकास हतोत्साहित होगा और साथ ही मंदी की स्थिति भी आ सकती है। CRR का नकारात्मक प्रभाव के रूप में आर्थिक विकास कम होगा और मंदी की स्थिति भी आ सकती है। ठीक है, CRR बढ़ने का नकारात्मक प्रभाव यह होगा कि आर्थिक विकास हतोत्साहित होगा और मंदी जैसी स्थिति भी आ सकती है। अब ये तो हमने बढ़ने के हिसाब से देख लिया, घटने के हिसाब से देखते हैं तो चिन्ह बदल तो सब जगह पे अब कुछ नहीं होगा, सब जगह पे चिन्ह ऊपर नीचे हो रहे हैं, सभी को चेंज करना है, बातें वही रहेगी। चिन्ह जो नीचे हो रहे हैं, जो ऊपर हो रहे हैं तो वो नीचे हो जाएंगे, जो नीचे हो रहे हैं ऊपर हो जाएंगे, चिन्ह के हिसाब से। यदि CRR का कम होगा, कम से कम आपको आरबीआई के पास जमा करना होगा पैसा आरक्षित रूप से, तो बैंक के पास पूंजी की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी, लोन प्रदान करने की क्षमता बढ़ेगी, उद्योग क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा, पूंजी की मात्रा उद्योग क्षेत्र में बढ़ेगी, निवेश से उत्पादन भी प्रोत्साहित होगा, रोजगार सकारात्मक रूप से बढ़ेगा, जिससे कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगी, लोगों के पास पैसा बढ़ गया, रोजगार बढ़ गया तो लोगों के पास पैसा आ गए तो वो सामान खरीदने के ज्यादा इच्छुक रहेंगे, तो उनकी क्रय शक्ति क्षमता, सामान खरीदने की क्षमता बढ़ जाएगी और जिससे मंदी नियंत्रित होगी। क्या नियंत्रित होगी? मंदी तो नियंत्रित होगी, मंदी नियंत्रित होगी। लेकिन यदि लोगों के पास पैसे ज्यादा हो गया, ज्यादा पैसा आ गया तो ये मुद्रास्फीति तो ला सकती है, मुद्रास्फीति का कारण भी बन सकती है, महंगाई बढ़ जाएगी क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा आ गया, मार्केट में तरलता ज्यादा है और पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो आपका आर्थिक विकास मतलब GDP बढ़ जाएगा। इसी को हम आर्थिक विकास के नाम से जान रहे हैं। आर्थिक विकास बढ़ेगा, वही सारी चीजें हैं। यदि CRR कम होता है तो आप नीचे इसके 2 पॉइंट की लिखना, पूरा कर लिए नहीं लिखा तो दूसरी जगह से। इसको लिख लिया हो तो आप इसके प्रभाव के 2 पॉइंट नोट कीजिए। CRR के घटने का सकारात्मक प्रभाव, CRR के घटने का सकारात्मक प्रभाव मंदी पर नियंत्रण से है, सकारात्मक प्रभाव मंदी पर नियंत्रण से है। पॉइंट हो जाएगा आपका पॉजिटिव पॉइंट, मंदी नियंत्रित। और दूसरा पॉइंट में इसका नकारात्मक प्रभाव अगर देखिए आप, GDP आर्थिक विकास, इसका सकारात्मक प्रभाव में देखना था, सकारात्मक और लिखेगा मंदी पर नियंत्रण के साथ आर्थिक विकास, आर्थिक विकास, ये दो इसके सकारात्मक पॉइंट हो गए। सकारात्मक 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 प्रभाव के तहत मंदी पर नियंत्रण और आर्थिक विकास से है। अब इसका नकारात्मक प्रभाव अगर देखिए, इसके नकारात्मक प्रभाव की अगर बात करें तो नकारात्मक प्रभाव के रूप में मुद्रास्फीति की स्थिति सामने आ सकती है। CRR के कम होने से
मुद्रास्फीति की स्थिति सामने आ सकती है। ठीक है, सीआरआर के प्रभाव हो गए हैं। इस क्लास को हम ये रोकेंगे क्योंकि इसके बाद अगर नहीं है तो कल से हम ओ एमओस कल हमारा टॉपिक रहेगा, ओ एमओस पढ़ेंगे। दूसरा हमारा बैंक रेट होगा, बैंक रेट। लास्ट में हमारा एमएसएस, इसके साथ ही हमारे मात्रात्मक उपकरण फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, क्लास में टॉपिक रखेंगे थोड़ा। तो एमओस भी पढ़ेंगे हम कल, बैंक रेट भी पढ़ेंगे, फिर एमएसएफ पढ़ेंगे, फिर सीधा हम चयनात्मक मौद्रिक नीति में प्रवेश करेंगे। कल ही हम चयनात्मक मौद्रिक नीति भी फिनिश करने की पूरी कोशिश करेंगे, तीनों को समझने की। ठीक है, ठीक है, सीआई आपको समझ में आ गया? सोनल आपको भी समझ में आ गया? ठीक है ना, आज यहीं पे रोकते हैं क्लास को। इसका